रामकुमार काफी देर से बहू मालती को बार बार कह रहा था कि उसे बड़े जोरों की भूख लगी है, खाली पेट उसकी जान निकली जा रही है। मालती पहले तो कपड़े धोने का बहाना बनाती रही, फिर पड़ोस की धन्नो मौसी अपना समय गुजारने के लिए उसके पास आ बैठी। धन्नो मौसी गांव में दाई का काम करती थी। वह जवान औरतों और मनचली लड़कियों के नाजायज संबंधों की भी पूरी जानकारी रखती थी। इस समय भी धन्नो मौसी किसी औरत के अपने जेठ से नाजायज संबंधों की रसीली दास्तान मिर्च मसाला लगाकर मालती को सुना रही थी। मालती भी अपने भूखे ससुर की जरूरत को अंगूठा दिखाते हुए धन्नो मौसी की बेहुदा बातें चटखारे लेकर सुन रही थी। जिस्मानी संबंधों की दास्तान सुनकर मालती अपनी मके भावनाओं को भड़का रही थी। मालती का पति नरपाल सुबह से किसी काम से शहर गया था। उस के पास जो जमीन थी उसे किसी को बंटाई पर दे रखा था। फसल तैयार होने पर वह आधी फसल लेता था। मालती की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। इसके बावजूद नरपाल दिन रात मालती की जवानी में ही खोया रहता था। मेहनत कर के रुपया पैसा कमाना उसकी आदत में नहीं था। बाप की जमीन से जो कमाई होती थी उसी को खा रहा था। रामकुमार बार बार समझाता था कि खेतों को बंटाई पर देने के बजाय खुद मेहनत करे, मगर नरपाल ने बाप की सीख पर ध्यान नहीं दिया। उसे तो हर तरफ मालती की मचलती जवानी नजर आती थी। रामकुमार की उम्र 55 साल की हो चुकी थी। उसकी पत्नी को मरे 10 साल हो चुके थे। पत्नी का अचानक साथ छोड़ जाना, बेटे की लापरवाही व निकम्मेपन ने उसे परेशान कर दिया था। इसी परेशानी, तनाव व घर में आए दिन क्लेश के चलते वह लकवे का शिकार हो गया था। रामकुमार अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मोहताज हो गया था। नरपाल तो अपने बाप की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता था। रामकुमार ने नरपाल की शादी यह सोच कर की थी कि बेटा नहीं तो बहू ही उसकी देखभाल करेगी, मगर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लाचार और बेबस रामकुमार काफी देर तक गिड़गी अड़ाता रहा कि दोपहर को खाना बना दे, उसे भूख लगी है। मगर मालती जानबूझकर उसकी फरियाद को अनसुना करती रही। अरे बहू, अगर खाना नहीं बनाती तो एक गिलास पानी ही दे दे। क्यों मुझे भूखा प्यासा मारने पर तुली है? रामकुमार की आवाज भर्रा उठी थी। अरे मालती, तुम्हारा ससुर तो तुम्हें 2 घड़ी आराम से बैठने नहीं देगा। बेचारे की प्यास बुझ मैं चली अपने घर, यहाँ बैठना तो मुश्किल हो रहा है। हाथ नचाते हुए धन्नो मौसी चली गई। इस बूढ़े ने तो नाक में दम कर दिया है। मालती पैर पटकते हुए रसोई घर में गई और पानी का लोटा रामकुमार के सामने मेज पर रख दिया। पानी रखकर वह बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। पानी देखा तो रामकुमार के मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई। उसने थोड़ा झाँक कर हाथ बढ़ाया तो पानी के लोटे तक हाथ पहुंच तो गया, मगर आधे जिस्म से अपना संतुलन नहीं बना पाया। पानी का लोटा हाथ में न आने की वजह से मेज पर ही लुढ़क गया और सारा पानी मेज पर बिखर गया। अपनी बेबसी और बहू की लापरवाही पर रामकुमार रो पड़ा। लाचार बूढ़े की सिसकियां घर में मातम और अनहोनी का माहौल पैदा कर रही थीं। कमरे में पानी बिखरने पर बिगड़ी मालती छाती पर हाथ मारते हुए ससुर को कोसने लगी। घर में शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक 40 साला विधवा विमला आ गई। पड़ोस की औरतें और बच्चे भी वहां जमा हो गए। फर्श पर बिखरा पानी देखकर विमला समझ गई कि माजरा क्या है। उसने फौरन अपने घर से पानी लाकर रामकुमार को पिलाया तो मालती उसके पीछे पड़ गई और आरोप लगा दिया कि बूढ़े के विमला के साथ नाजायज संबंध है। ये सुनकर बेचारी विधवा विमला अपने घर चली गई। वह अपनी बदनामी से परेशान हो गई थी। शाम को नरपाल जैसे ही घर आया, कुछ औरतों ने मालती की शिकायत की कि वह उसके अपाहिज बाप पर जुल्म कर रही है। आज तो उसने ससुर को सारा दिन खाना भी नहीं दिया। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर नरपाल का जमीर जागा। वह घर में घुसते ही मालती पर बरस पड़ा। पति के बदले तेवर देखकर मोटे मोटे आंसू बहाती हुई मालती ससुर पर गलत आरोप लगाने लगी कि इस घर में रहकर अपनी बेइज्जती नहीं कराएगी। घर में अपने बाप को रखे या उसे, जब तक वह अपने बाप को घर से नहीं निकालेगा तब तक वह लौट कर नहीं आएगी। ऐसा सुनकर नरपाल नर्म पड़ गया, मगर मालती अपनी जिद पर अड़ गई थी। उसने पति की बात नहीं मानी और कंधे पर बैग उठाए ऑटो रिक्शे में बैठकर बस अड्डे पहुंच गई। नरपाल ने तो ये सोचकर मालती को धमकाया था कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा, मगर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। नरपाल भी बस में बैठा और मालती को मनाने ससुराल चला गया। वहां पहुंचकर मालती से माफी मांगते हुए घर चलने को कहा तो नरपाल की
सास ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, देखो दामाद जी, मेरी बेटी को आपका बाप तंग करता है। जब तक वह जिंदा है तब तक मालती वहां नहीं जाएगी। मगर मान जी, मैं तो मालती के बगैर एक रात भी अकेला नहीं रह सकता। मालती में तो मेरी जान अटकी है। नरपाल ने मालती का हाथ थामकर अपनी दीवानगी जाहिर की। सास मन ही मन खुश हुई। उसे लगा कि बेटी ने नरपाल को अपने रंगरूप का दीवाना बना रखा है। अब तो बूढ़ा जल्दी ही मरेगा, तब उसकी बेटी अपने घर में मजे से रहेगी। उसने नरपाल से कहा, अगर ऐसा है तो तुम भी यहाँ रहने आ जाओ, तब तो दोनों की समस्या ही खत्म हो जाएगी। नरपाल भी तो यही चाहता था। इधर मालती का छोटा भाई कॉलेज जाने लगा था। बापू के साथ खेतों में काम करने वाले आदमी की जरूरत थी। नरपाल ने वह कमी पूरी कर दी थी। रात के 10 बजने को थे। अपाहिज राम कुमार आंसू बहा रहा था। उसे लगा कि बुरे समय में बहू ने तो साथ छोड़ा, अपना पैदा किया बेटा भी उसे भूल गया। अचानक राम कुमार के जेहन में ख्याल आया। उसने मेज पर टेबल फैन चलता देखा। उसने माचिस की तीली जलाकर तार को जला दिया। तार जलने से चिंगारियां निकलीं, तो उसने तार को पकड़कर अपने आप को फर्श पर गिरा लिया। तभी एक दर्दनाक चीख कमरे में गूंजी। बिजली के तार ने राम कुमार को दूर झटक दिया। वह गेंद की तरह लुढ़कता हुआ कमरे की दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। किसी के चीखने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली विधवा विमला भागी आई। वह राम कुमार को बेहोश देखकर सहम गई। उसे लगा कि कहीं बूढ़ा मर गया तो उसके सिर पर हत्या का आरोप न लग जाए। विमला ने गौर से देखा। राम कुमार की सांसें चल रही थीं। उसने सीने पर हाथ रख के देखा तो दिल धड़क रहा था। वह फौरन दूसरी गली में रहने वाले डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने बेहोशी हटाने का टीका लगाया तो राम कुमार को होश आ गया। होश में आते ही उसने उठने की कोशिश की तो वह अपने आप उठ खड़ा हुआ और खुशी के मारे चीख उठा, डॉक्टर साहब, मैं खड़ा हो सकता हूँ। मेरे हाथ और पैर में जान आ गई है। डॉक्टर के पूछने पर राम कुमार ने बिजली के कट लगने की बात बताई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, बिजली का कट लगने से तुम्हारे जिस्म का जो आधा हिस्सा बेकार हो गया था, अब उसमें जान आ गई है। अगर सही समय पर दवा दी जाए तो तुम 5-10 दिनों में ठीक हो सकते हो। ये सुनकर राम कुमार के चेहरे पर खुशी उभर आई। आप दवा दीजिए डॉक्टर साहब, इनके बेटा बहू तो यहाँ पर है नहीं, फिर भी इंसानियत के नाते मैं इनकी देखभाल करूंगी। विमला ने मदद करने का भरोसा दिया। डॉक्टर दवाएं देकर चला गया। विमला ने राम कुमार को हल्का खाना बनाकर खिलाया और दवा देकर अपने घर चली गई। 4-5 दिन गुजर गए थे। विमला राम कुमार को सुबह शाम दवा देती, खाना बनाकर खिलाती। वह धीरे धीरे अच्छा होने लगा। राम कुमार मन ही मन विमला का एहसानमंद था। मगर गांव के कुछ लोगों ने नीची जाति की विमला के ऊंची जाति के जमींदार के घर के रसोई घर में खाना बनाकर खिलाने पर नाराजगी जताई। गांव में पंचायत हुई कि विमला को सजा के रूप में गांव से निकाल दिया जाए। ये खबर राम कुमार को लगी तो उसने फौरन विमला को बुलाकर पूछा, गांव वाले तुझे भलाई करने की सजा देना चाहते हैं, मगर मेरी मजबूरी किसी ने नहीं देखी। क्या तुम गांव छोड़ कर चली जाओगी? अगर मेरी मदद करने कोई नहीं आया तो मैं गांव छोड़ दूंगी। विमला ने मायूस होते हुए कहा, ठीक है, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मेरे बेटा बहू तो मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे। तुम भाग कर कहीं मत जाओ। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए मेरे पास एक हथियार है, राम कुमार ने कहा। तो विमला के मायूस चेहरे पर उम्मीद की रेखा उभरी। ऐसा कौन सा रास्ता है आपके सामने जिस से गांव वाले चुप हो जाएंगे? हम अभी चलकर शादी कर लेते हैं। औरत की कोई जाति नहीं होती। मेरी पत्नी बनकर तुम भी मेरे समान हो जाओगी। फिर देखूंगा एक अच्छे इंसान को दुनिया परेशान कैसे करती है। कहते हुए राम कुमार ने विमला का हाथ थाम लिया। लेकिन बेटा बहू भी तो आपके खिलाफ हो जाएंगे। विमला ने अपना डर जताया। मुझे ऐसे बेटा बहू की परवाह नहीं है, राम कुमार ने कहा। और कुछ दिनों बाद शादी करके विमला को बीवी का दर्जा दे दिया। गांव वाले फिर भी नहीं माने। अब तो वे किसी भी हालत में राम कुमार को भी गांव से निकालने पर आमादा होगा। राम कुमार ने भी गांव छोड़ना ही मुनासिब समझ वह अपनी जमीन और घर बार बेचकर सारा रुपया पैसा समेटकर किसी अजनबी शहर में जा बसा, जहां कोई भी उसे नहीं जानता था। नरपाल और मालती को खबर लगी तो वे भागे आए। गांव में तो सब कुछ लुट चुका था, न जमीन न घर बार। बाप जाते जाते अपने
बेटे को भिखारी बना गया था।